नमस्कार चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, नमस्कार। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। चंद्र प्रकाश जी, जो कुछ इस वक्त आम आदमी पार्टी के अंदर चल रहा है उसमें हर वक्त एक नया मोड़ आ रहा है। अब तो संजय सिंह ने ये दावा किया है कि कपिल सिब्बल से सलाह मशवरा लिया जा रहा है कि जो सातों सांसद जिस तरह से बीजेपी में गए हैं, इनकी सीट जो है वो निरस्त हो जानी चाहिए और इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। तो कपिल सिब्बल की एंट्री से क्या वाकई कुछ बड़ा फर्क आने वाला है, ये जो मौजूदा घटनाक्रम है इसमें? देखिए, बाकी कहीं फर्क पड़े ना पड़े, कपिल सिब्बल के वकील के रूप में जो उनका करियर है, जो प्रोफेशन है, जो उनका धंधा है, ज्यादा अच्छा कहना ये शब्द होगा कि उसमें कुछ फर्क पड़ा। क्योंकि पिछले कुछ समय से वो एक भी मुकदमा तो जीत नहीं रहे थे। चाहे उन्होंने वक्फ जितने मुकदमे लड़े, आप उठा के देख लीजिए लिस्ट, कपिल सिब्बल सारे मुकदमों में हारे हैं। पहले उनके पास एक गारंटी होती थी कि बेल दिला देते थे, प्रायोरिटी हियरिंग दिला दिया करते थे। अब वो भी सब आजकल हो नहीं पा रहा है, तो अब वो आजकल एक पॉडकास्ट चलाते हैं। पॉडकास्ट में वो लोगों को, ऐसे अपने जैसे लोगों को लेके बैठते हैं और उसमें वो वही सरकार या जैसे जिनको भी उनको गाली देना रहता है उनको गाली देते हैं। तो उनको एक क्लाइंट मिल गया। उन्होंने इसकी पेशबंदी 2 दिन पहले शुरू कर दी थी। सबसे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि भाई ये तो इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता है और ये मामला विवादित है, और ये एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता है या नहीं है ये एक प्रश्न है। क्योंकि कभी भी जब कोई पार्टी से कुछ लोग निकल के दूसरी पार्टी पे जाते हैं या अपनी पार्टी के जो निर्णय है उसके विपरीत कुछ बोलते हैं, तो दल बदल कानून लागू होता है या नहीं होता है, ये प्रश्न तो आता है। और वो प्रश्न लीगल स्क्रूटनी में भी जाएगा। तो कपिल सिब्बल वहां पर अपना, इससे पहले कि कोई और इस केस को लपके, कपिल सिब्बल ने लपक लिया। अब ये केजरीवाल जितने पैसे उन्होंने कमाए हैं उसमें से कुछ और पैसे, जो मतलब राजनीतिक रूप से जो भी उनके पास जमा पूंजी होगी, उसका कुछ और जो है कपिल सिब्बल के झोली में जाएगा। तो इसका एक पहलू है। दूसरा पहलू ये कि भाई क्या वाकई में 7 सांसदों जो 7 राज्यसभा सांसद हैं, इनकी सदस्यता जा सकती है? क्या इन पे दल बदल कानून लागू हो सकता है? पहली नजर में सबसे पहले जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सबसे पहले बताया था राघव चड्ढा के नेतृत्व में, तो उन्होंने कहा कि भाई हम 7 हैं और हमारे कुल राज्यसभा में 10 सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, और 10 में से 7 यानी 2/3 हमारी मेजॉरिटी, हम 2/3 की संख्या पूरी कर ले रहे हैं, तो हम पे दल बदल कानून लागू नहीं होता है। देखिए, प्रथम दृष्टया बात सही है, लेकिन कानून में प्रथम दृष्टया बहुत कुछ होता नहीं है, क्योंकि उसके बाद तर्क और वितर्क कुतर्क सब कुछ होते हैं, तो उसमें चीजें नई नई निकल के आती हैं। इसमें अभी पिछले कुछ समय पहले 2022 में जब महाराष्ट्र में जब शिंदे ने शिवसेना छोड़ी, तो ये प्रश्न आया था कि भाई इस पे काफी मंथन हुआ था। बेसिकली ये 10वीं अनुसूची, जो संविधान की 10वीं अनुसूची जो 1985 में ये ऐड किया गया था, दल बदल का जो पूरा वो है, इसको संविधान का एक संशोधन था। संविधान संशोधन की संख्या जो है मेरे ख्याल से 91वां संशोधन था वो, जिसमें ये दल बदल के खिलाफ कुछ व्यवस्थाएं दी गई थी। अब उसमें ये देखिए, सबसे सीधी बात है कि कोई सांसद या विधायक जब स्वेच्छा से अपनी पार्टी छोड़ देता है, अपनी पार्टी की सदस्यता त्याग देता है, तो उसकी मेंबरशिप, उसकी सदस्यता, मतलब राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, जो भी उसकी विधानसभा वो है, वो चली जाती है। या फिर वो पार्टी के व्हिप के अगेंस्ट जाकर वोट दे देता है, तो भी जो है उसकी सदस्यता चली जा सकती है। ये हालांकि इसमें भी कुछ अपवाद है, व्हिप वाली जो बात मैं कह रहा हूँ। तो ये जो है बेसिकली मोटा मोटा हिसाब किताब है। और अब देखिए, बात आती है कि भाई आप कह रहे हो कि हमने, अब 2 इसमें शब्द समझना होगा, एक है मर्जर और एक है स्प्लिट। 2003 के आसपास एक संशोधन किया गया इस दल बदल कानून में, और उसके आधार पर यह कहा गया कि नहीं, कोई पार्टी जो है अगर टूट जाती है, स्प्लिट हो जाता है, पहले स्प्लिट को मान्यता दी जाती थी। अगर 2/3 जो है स्प्लिट कर गए तो ठीक है, उनको एक अलग दल के रूप में हम आपको मान्यता दे देंगे। फिर अब 2003 का जो संशोधन है वो कहता है कि नहीं, स्प्लिट नहीं, मर्जर। मतलब कोई पार्टी तय करती है कि हम अब अपने अस्तित्व को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में मर्ज कर जाएंगे, दूसरी पार्टी में अपने आप का मर्जर करना चाहते हैं, तो वो पार्टी का निर्णय होगा, पार्टी के लेजिस्लेटिव पार्टी का निर्णय होगा, और फिर वो जाकर उस दल में मर्जर कर लेगी। तो इन लोगों ने अपना ये लेजिस्लेटिव पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी तो आज भी केजरीवाल के पास है, आज भी सबसे ज्यादा वो समर्थन है। केजरीवाल ही लगभग इस पूरे रिंग मास्टर तो कम से कम दिखाई भी देते हैं। वहां तो उद्धव ठाकरे के पांव तले से जमीन खिसक गई थी, यहाँ भी जमीन खिसकी है। यहाँ भी जिस तरीके के नेताओं ने छोड़ा है उसमें कुछ तो भाड़े के हैं,
कुछ तो निश्चित रूप से जिनको उन्होंने टिकट बेचा था राज्यसभा का और वो अपना जब उसकी उनको कीमत वसूल हो गई तो वो छोड़ के चले गए। लेकिन कुछ तो हैं जो पार्टी के बैकबोन है, जिसमें डी पाठक का और राघव चड्ढा खुद भी। तो इस पूरी अवस्था में पार्टी का लेजिस्लेटिव जो विधायी दल है, जो लोग राज्यसभा में जो संसदीय दल है, उसके 2/3 ने डिफेक्शन किया है, उसके 2/3 ने ये दल बदल किया है। तो क्या ये बात को माना जाएगा, कानून इस चीज को मानेगा कि भाई पार्टी में तो कोई टूट हुई नहीं है, पार्टी के सांसदों में टूट हुई है, अब वो जाकर उन्होंने मर्जर किया है वहां पर। तो यहां पर बात आती कि अब राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति तय करेंगे, सीपी राधाकृष्णन जी। तो जो सीपी राधाकृष्णन जी तय करेंगे वो निश्चित रूप से वो क्या होगा निर्णय हम मान सकते हैं, हम जान सकते हैं, वो सरकार भी जानती है, सबको पता है कि क्या निर्णय करेंगे। उनके अपने तर्क होंगे, उनके भी कानूनी तर्क होंगे, वो भी इसी कानून का एक अलग विश्लेषण होगा। लेकिन ये उसके बाद जो जुडिशियल रिव्यू में जाएगा, जुडिशियल रिव्यू में ये मामला जा सकता है, महाराष्ट्र के केस में जैसे हुआ। तो जब ये जुडिशियल रिव्यू में जाएगा तो वहां पर कपिल सिब्बल अपना झोला लेकर खड़े मिलेंगे आपको सामने। इधर से वही आपके, चाहे आप हरीश साल्वे को खड़ा कर लो या तुषार मेहता को खड़ा कर लो, और फिर ये तर्क वितर्क फिर 10वीं अनुसूची पे होगा, 10वीं अनुसूची के सारे विश्लेषणों पर होगी बात। तो अब ये निर्णय कहाँ जाएगा, ये बात है आती है। इसमें जो महाराष्ट्र और इसमें अंतर है कि महाराष्ट्र में एक सरकार गिर गई थी, यहाँ पे कोई सरकार नहीं गिरी है, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, बस एक आत्मा की आवाज कह लें कि उनको लगा कि भाई अब ये पार्टी में हमारा भविष्य नहीं है, उनकी आत्मा ने उनको कचोटा, वो चले गए। तो अब ये प्रश्न है, ये एक सस्पेंस है कि हमारा संविधान कानून इसको मर्जर मानने को तैयार होगा या इसको स्प्लिट मानेगा। अगर बाई चांस हमारी कोर्ट्स ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्प्लिट मान लिया, तो उस अवस्था में आप मान के चलिए कि इन सातों की सांसदी खतरे में पड़ सकती है, उस पर समस्या आ सकती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। जिस तरह से 2/3 मेजोरिटी के साथ ये कह रहे हैं कि हमने मर्जर कर लिया, तो इन्होंने क्या आनन फानन में जल्दबाजी में फैसला किया और किसी से सलाह मशवरा नहीं किया, इसलिए इनकी जो सदस्यता अब खतरे में पड़ सकती है? देखिए खतरे में पड़ जाएगी, देखिए कानून की बात कर रहे थे हम कि कानून का विश्लेषण, एक पहलू, एक विकल्प एक, विकल्प दो, दोनों लागू होते हैं। अब उसका यह है कि आप कैसे उसको पढ़ोगे, तो वहां पर यह होगा। दूसरी बात है कि भाई देखिए सीधी बात है कि यहां पर सिर्फ इतना ही ब्लैक एंड व्हाइट केस भी नहीं है। आम आदमी पार्टी की जो दरारें हैं वो भी तो दिख रही हैं ना। 63 विधायक पंजाब में टूटने को तैयार होते हैं, ऐसी खबर दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के विरुद्ध एक बहुत बड़ा एक मतलब अंदरूनी एक बेचैनी दिख रही है। तो कौन जाने कि ये जो विवाद हम देख रहे हैं ये टिप ऑफ द आइसबर्ग हो, कौन जाने आगे चल के इस पूरे खेल में अभी कौन कौन से पात्र सामने आने वाले हों। जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आज, वो केजरीवाल और इनको डिफेंड कर रहे हैं, उनको भी तो अपना राजनीतिक भविष्य देखना है, उनको भी तो देखना है। क्योंकि केजरीवाल की जो पॉलिटिकल स्टाइल है वो तानाशाहों वाली है, वो बिल्कुल उस तरीके की जैसे कोई तानाशाह सन की तानाशाह बैठता है और उसको अपने ऊपर से बढ़ता हुआ हर आदमी को लेकर से उसको इनसिक्योरिटी होती है। वो उसकी इनसिक्योरिटी मनीष सिसोदिया से भी हो चुकी है, उनकी इनसिक्योरिटी राघव चड्ढा से भी हुई है, और हर व्यक्ति जो ज्यादा उनको लगता है जो मतलब। और लेकिन इसमें साथ में ये भी बात है कि अरविंद केजरीवाल उस पूरे जो सिस्टम है उस पर उनकी पकड़ बहुत अच्छी है। तो अब उसमें जो प्रतिभावान लोग थे वो लोग जा रहे हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनके अंदर कोई प्रतिभा ही नहीं है। भाई अगर कोई मित्तल साहब जो लवली यूनिवर्सिटी वाले हैं तो उनके पास ये प्रतिभा तो है ना कि उन्होंने बहुत अच्छे नोट जमा रखे हैं, उनके पास पैसा बहुत है। तो या तो पैसा हो या प्रतिभा हो, तो ये इसमें दोनों तरह के लोग हों, पैसे वाले भी हैं, प्रतिभावान लोग भी हैं। और अब जो उनके पास बचेंगे वो सिसोदिया जी जैसे बचेंगे। सिसोदिया जी की कितनी प्रतिभा है, पत्रकारिता में रहते हुए हम लोग और बहुत सारे लोग जानते हैं कि वो यस मैन है, जी सर। और उनको लोगों ने देखा भी है कि वो केजरीवाल के सामने प्यून की तरह दिखते थे, प्यून की तरह ही उनके सामने वो एक्ट करते थे। अब डिप्टी सीएम बना दिया तो ठीक है, बड़ी बात है। दूसरी बात है कि भाई जितने भी, अभी जैसे आज मैं देख रहा था कि एक चर्चा चल रही थी कि एक और महिला नेता, एक बहुत बड़ी सीनियर महिला नेता आम आदमी पार्टी को छोड़ने वाली है। तो संकेत, अब ये संकेत ही है क्योंकि मैंने सुनी सुनाई बात, मुझे नहीं मालूम कि इसमें क्या है। तो वो किसकी बात हो रही है, आतिशी मार लेना की बात हो रही होगी। तो इस तरीके के जितने भी लोगों को कहीं भी इनसिक्योरिटी होती है, या ये आज से नहीं हो रहा है, ये तो पार्टी के बनने के दिन से हो रहा है कि जितने भी लोगों को से केजरीवाल को लगा कि उनसे उनकी इनसिक्योरिटी है, उनको उन्होंने समय के साथ साथ बाहर कर दिया।
तो अब आप अगर ये जो लगड़े घोड़ों को लेकर, ये आपका जो भगवंत मान जैसे जोकर को लेकर, और बाकी जो आपके लोग हैं जिनके अंदर ना तो सोचने की क्षमता है, ना इनके अंदर कोई एक व्यापक सोच है, जो स्ट्रेटजी नहीं बना सकते, उनके साथ आप कैसे चुनाव जीतोगे, उनके साथ आप कैसे पार्टी चलाओगे, कहाँ से आप अपनी इस बिहेवियरल प्रॉब्लम के साथ, इस मनोदशा के साथ आप कैसे अच्छे लोगों को अपने आप से जोड़ पाओगे, ये सारे प्रश्न हैं जो एक राजनीतिक धूर्तता कह लें, राजनीतिक चतुराई कह लें, उस सब में तो अरविंद केजरीवाल अपनी पीढ़ी के बड़े बड़े धुरंधरों से, बड़े बड़े धूर्तों से भी बढ़कर साबित हुए हैं। जो आम आदमी कांग्रेस पार्टी ने शायद 70 साल में जो पूंजी जुटाई थी, अरविंद केजरीवाल ने 7 साल में वो पूंजी जुटाई, उतना करप्ट बन के दिखाया। उनको आज की डेट में मतलब दिल्ली का लालू यादव तक कहा जाता था कि लालू यादव के स्तर के वो भ्रष्ट हैं। तो उस केजरीवाल के पार्टी को एकदम से राइट ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, ये सारी मतलब ये तथ्य है वो जो मैंने आपके दर्शकों की सुविधा के लिए ये बता दिया। लेकिन चंद्र प्रकाश जी, 63 विधायक जो कहा जा रहा है कि इस वक्त राघव चड्ढा के संपर्क में है, क्योंकि 63 विधायकों का आंकड़ा भी इसलिए आ रहा है कि अगर 63 विधायक आते हैं आम आदमी पार्टी से तो 2/3 विधायक होंगे, तो एंटी डिफेक्शन लॉ उन पर भी लागू नहीं होगा। आपको लगता है कि अगर मान लीजिए सरकार गिरने की नौबत आ जाती है पंजाब में, तब सिनेरियो कुछ डिफरेंट हो जाएगा? यहाँ 7 गए राज्यसभा से, वहां 63 अगर विधानसभा से चले गए तो फिर बात अलग हो जाएगी। फिर तो ये माना जा सकता है कि हाँ, पार्टी में टूट हो गई, सरकार ही गिरने की नौबत आ गई, क्योंकि अकाली दल के नेता शुरू हो गए नहीं बोलना कि अल्पमत में है, भगवंत मान की सरकार, फ्लोर टेस्ट पे आना चाहिए उनको। देखिए, आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार कैसे चल रही है वो तो सबको पता है कि उनके कितने सारे मंत्री करप्शन में फंसे हुए हैं, जो कि सिर्फ नोट बनाने आए थे, जब नोट नहीं बन पाया तो उनको इस्तीफा देना पड़ा, जाना पड़ा। अब उनकी कोई आम आदमी पार्टी कोई विचारधारा की पार्टी नहीं है जिसके कारण वो इसी गिरोह से जुड़े रहे। वो अपराधी की तरह से काम करने आए थे, अपना नोट कमाने आए थे। नोट जिस दिन तक कमाते रहे उस दिन तक चलता रहा सब कुछ बढ़िया। जिस दिन वो संभावना खत्म होगी वो छोड़ देंगे। उनकी कोई कमिटमेंट नहीं, आम आदमी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं। कहने की बातें आम आदमी और ईमानदार और कट्टर ईमानदार, ये सब जनता को सुनाने की बातें हैं। जनता जान चुकी है कि दारू बेचने वाले हैं। और पंजाब में तो इन्होंने जिस ड्रग्स करके किया उस ड्रग्स को भी बेचा, मतलब इन्होंने नहीं बेचा तो बेचने दिया होगा। और सबसे बड़ी बात जो है, इस पार्टी ने पंजाब को जो सबसे बड़ी देन देकर जाएगी, जो अगर 2027 में जाती है, तो वो है खालिस्तान का आंदोलन। तो खालिस्तान के आंदोलन में तो भाई बहुत सारे उनके राज जो हैं वो खुल चुके हैं। खुद खालिस्तानी नेताओं ने कहा कि भाई हमसे तो ये पैसा लेकर आए थे सत्ता में, और खालिस्तानियों का सपोर्ट कोई छुपी दबी छुपी बात नहीं है। देखिए, सीधी बात है कि जो लोग लाभ के लिए आए थे वो लोग लाभ नहीं मिलेगा तो वो लाभ लेने के लिए कोई और जगह ढूंढेंगे। हाँ, इसमें वही बात है कि जब आपका दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, चाहे कुछ लोग कांग्रेस के पाले में जाएंगे, कुछ लोग भाजपा, जिनको लगता है कि नहीं भाजपा में अच्छी संभावना है, भाजपा में आएंगे। तो ये कहीं से भी टूट सकते हैं। 63 भी टूट सकते हैं, 63 से ज्यादा भी कोई टूट सकते हैं। दिल्ली के जो उनकी जो थोड़ी बहुत जो स्ट्रेंथ है उसमें भी टूट हो सकती है। कैसे हम इनकार कर दें, क्योंकि यहाँ पे भी कोई दूध के धुले थोड़े ही हैं। और जहां पे भी इनके भाई जगहों पे टूटे हैं, सूरत म्युनिसिपल की, जिसको बताते थे कि बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, सूरत म्युनिसिपल में देखो इनके 23 पार्षद चुने गए थे, सारे के सारे टूट के आधे से ज्यादा, उसमें से मेरे ख्याल से 15 की संख्या में वो टूट के वापस बीजेपी में आ गए। आपकी विचारधारा, आपका भाई कट्टर ईमानदारी, भाजपा को गाली दे दे के सब आए थे और सब भाजपा में आ गए। सीधी बात है कि भाई अब आपके यहाँ आग लगी है तो अगला जो है उसके लिए अवसर आपके लिए, भाई यहाँ कोई एनजीओ खोल के नहीं बैठे नरेंद्र मोदी और अमित शाह। उनको भी अगर आपको कमजोर हो रहे हो तो उनको क्या परेशानी है। आपका कोई व्यक्ति हो सकता है कोई टैलेंटेड व्यक्ति आए, टैलेंट अगर मतलब संदीप पाठक और राघव चड्ढा जैसे लोग भाई आएंगे तो पार्टी मैनिफेस्टो के अंदर ही तो काम करेंगे ना। वो फिर उनकी यहाँ पर वो समोसा आलू चटनी तो नहीं बेचेंगे जैसा राघव चड्ढा बेचा कर रहे थे पिछले इनके यहाँ रहते हुए। तो सीधी बात है कि भाजपा तो बहुत बड़ा एक समुद्र है जिसमें बहुत सारी मछलियां तैर रही हैं, 4-5 मछलियां और सही। तो ये सारी अब वही बात है कि केजरीवाल के लिए रियल प्रॉब्लम है अपने उस पूरे व्यवस्था को चलाते रहना, बचाए रखना, और कहाँ से भी टूट होने वाली है इसका अभी हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। अभी हम कह नहीं सकते कुछ। लेकिन जैसे इन्होंने कहा ना कि सातों के सातों तो गद्दार हैं, इन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है, देखिए पंजाब की जनता इनको माफ नहीं करेगी। हरभजन सिंह के घर के बाहर तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गद्दार गद्दार लिखना शुरू कर दिया। उनकी सिक्योरिटी भी हटा ली गई जो पंजाब सरकार की तरफ से दी गई थी। 15 मिनट के बाद केंद्र सरकार ने वहां सीआरपीएफ लगा दी। तो ये तो सारे वो सांसद हैं, एक दो को छोड़कर, जिनको कहा जाता है कि पैसे देकर उन्होंने राज्यसभा की सीटें खरीदी हैं, सारे कारोबारी तो है।
तो इनको गद्दार कैसे कहा जा सकता है? इनका तो कोई लेना देना ही नहीं आम आदमी पार्टी की विचारधारा से, अगर है थोड़ी बहुत कोई। भाई देखिए, जो पैसा दे के आया है वो कैसे गद्दार है? आपको पैसा तो फुल पे मिला है, पूरा पैसा आपको मिला होगा तभी तो आपने उसको टिकट दिया होगा, तो गद्दार कैसे है? दूसरी बात है कि चलो ठीक है, गद्दार ही मान लेते हैं क्योंकि वो आपके विधायकों, आपके उनके सांसदों के वोट से चुन कर आता है। राज्यसभा में कोई जनता से चुनकर तो आता नहीं है। आपने उनके लिए व्हिप जारी किया तब वो लोग चुने गए, पार्टी ने उनको भेजा है तब वो राज्यसभा में आए हैं, अपने किसी पुरुषार्थ से वो नहीं आए हैं। तो सीधी बात है कि अगर वो अपने से नहीं आए हैं तो वो पार्टी के तो गद्दार हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन सवाल यह कि पार्टी में ऐसा क्या हुआ कि उनको गद्दारी करनी पड़ गई? भाई वो तो एक मोटी कीमत देकर आए थे और अब तो खुलकर आरोप भी उनके ऊपर आ रहे हैं। भाई पहले आरोप लग रहे थे, पहले उनके ऊपर आरोप लग रहे थे, कहा जा रहा था कि भाई ये सब तो टिकट खरीद खरीद के आए हुए हैं। अब ये जो आप दिखा रहे हैं सुखपाल सिंह खैरा कांग्रेस पार्टी के नेता, ये कह रहे हैं कि 1,54,00,000 रुपए सिसोदिया जी ने अपने जो 2025 में जो हलफ वो दायर किया था, इलेक्शन एफिडेविट, इनकम एफिडेविट, उसमें उन्होंने दिखाया हुआ है कि उन्होंने जो आज अभी भाजपा में चले गए हैं, जो ये मित्तल साहब हैं, लवली मित्तल, तो लवली मित्तल जी से उन्होंने 1,54,00,000 रुपए एजुकेशन लोन अपने बेटे के लिए लिया है। आप मुझे बताइए कि 1,54,00,000 रुपए में अपने बेटे को वो कौन सी शिक्षा दिला रहे हैं? एक और उनकी कुल मिला के जो एसेट्स हैं कुछ लाखों में, मतलब 60-70 लाख, एक मिडिल क्लास की तरह से उन्होंने अपने आप को दिखाया है सिसोदिया जी ने। अपने बेटे को वो 1,54,00,000 रुपए की फीस कहाँ जमा की है? और दूसरी बात है कि ये फीस आप एक धनपशु से क्यों ले रहे हो? आप एक सूदखोर एक व्यापारी से क्यों ले रहे हो? ऐसे क्या दिन बुरे आ गए? आप तो मुख्यमंत्री हो, आपको कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक दे देगा, लेकिन आप मित्तल साहब से ले रहे हो ये पैसे, लवली वाले मित्तल साहब से। अब लवली वाले मित्तल साहब तो भाग गए, अब ये सेटलमेंट कैसा हो? मतलब अगर वो देनदारी बची रहती तो लोग, मित्तल साहब कभी नहीं जाते पार्टी छोड़ के कि भाई मेरे अभी 1.5 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं तो मैं क्यों जाऊं। इसका मतलब वो भुगतान था जो आपको कर दिया गया है। अब ये भी देखने की बात होगी कि सिसोदिया जी वो 1.5 करोड़ रुपए वापस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सूद समेत तो करीब 2.25 करोड़ और शायद 2 करोड़ हो जाएगा, क्योंकि अभी तक आपने कुछ वापस किया है नहीं किया, इसकी तो कोई ट्रांजैक्शन कहीं आई नहीं है, ना ही इन्होंने कुछ दिखाया है जो सुखपाल खैरा साहब ने। तो कहने का मतलब ये है कि आपने घुमाकर रिश्वत ली थी, एजुकेशन लोन कह के रिश्वत ली थी। यहाँ पर आप दिल्ली में एजुकेशन लोन की स्कीम चला रहे थे कि भाई किसी को एजुकेशन लोन, और पता नहीं कितना, जितने क्या एजुकेशन लोन नहीं होता था उससे ज्यादा अपने करोड़ों रुपए प्रचार पे, और उसको न्यूयॉर्क टाइम्स तक में उसके प्रचार छपवा दिए थे कि दिल्ली में एजुकेशन लोन बट रहा है। और आप अपना एजुकेशन लोन, अपने बेटे का एजुकेशन लोन एक सूदखोर व्यापारी से ले रहे थे पंजाब में बैठा हुआ। तो मतलब आप ले नहीं रहे थे, आप उसके नाम पर रिश्वत ले रहे थे। वो लोन आ गया, अब आप उसका सेटलमेंट, आप उसको चुकाओगे नहीं चुकाओगे, ये भविष्य के गर्भ में है। और यहाँ तो जो खुलासा किया है खैरा ने कि इतना लोन लिया है अशोक मित्तल से सिसोदिया ने, पता नहीं केजरीवाल ने कितना लिया होगा और पार्टी फंड में कितना पैसा गया होगा। अब तो उसकी पोल पट्टी भी खुलेगी ना। हाँ बिल्कुल, ये एक तरह का व्हाइट है, ये तो सफेद है। ये 1.5 करोड़ तो सफेद है, अभी इसमें ग्रे और ब्लैक कहाँ होगा और कैसे होगा वो तो अभी बात ही करना कठिन है। अगर व्हाइट में इतना हो रहा है तो ब्लैक भी आप मान के चलिए कि ऐसी डीलें मतलब उस व्हाइट से कहीं ज्यादा होती हैं। तो ये पता नहीं कितने की डील थी। एक चीज और है कि जैसे बहुत सारे आम आदमी पार्टी के नेता, मैंने उनसे बात की, एक नवीन जय हिंद है जो कि स्वाति मालीवाल के एक्स हस्बैंड है, उन्होंने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि केजरीवाल तो उन पत्रकारों की भी पिटाई शीशमहल में क्या करते थे जो इनके पेरोल पे रहते थे, जिनको इन्होंने अलग अलग यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर वगैरह बना रखा था और वहां से भी उनको तनख्वाह मिलती थी, उनकी भी पिटाई की गई। देखिए, पत्रकारों को जिस तरीके से वो खरीद के, वो हस्तमल जी थे जो एक, आपको याद होगा, जो क्रांतिकारी पुण्य प्रसून वाजपेयी जी, तो मतलब हस्तमल इसलिए बोल रहा हूँ कि हाथ को मलते रहते थे हमेशा, हस्तमल उनको प्यार से हम ऐसे ही कहते थे। तो वो जो है, वो जब वो क्रांतिकारी काम कर रहे थे तो उन सबको क्या था, वो किस बात पे बिके थे? सबको उन्होंने राज्यसभा की गोली दी थी। सबको होता था कि भाई साथ में जुड़िए, अच्छे लोग जुड़ेंगे तो हम पार्टी के लिए, हम देश में बदलाव करेंगे, राजनीति में बदलाव करेंगे। और ये सब लालची लोग थे, सब अपने अपने पेशे में, इनको लग रहा था कि यार हमको राज्यसभा मिल जाएगा, यार हम अभी से चल लेते हैं, इनके साथ लग लेते हैं। तो उसमें एक संपादक जी जो थे वो आशुतोष जी, वो चले भी गए, उनको तो मतलब कुछ भी नहीं मिला, उनको तो मतलब वो एक तरह से ठग के लौटा दिए गए। कुछ लोगों को शायद समय रहते आंखें खुल गई, वो जा नहीं पाए। तो बात वही आ रही है कि पत्रकारों को जो पिटाई की जो बात है वो भी एक तथ्य है। बहुत सारे
इनके जितने भी इनकी बीट कवर करने के लिए, दिल्ली सरकार कवर करने के लिए, पार्टी की बीट कवर करने के लिए, आपको याद होगा जब सरकार बनी थी पहली बार इनकी, तो उस समय एक पूरी लिस्ट आई थी, दिल्ली के सारे कॉलेजेस, सारे हॉस्पिटल्स पे इन्होंने गवर्निंग बॉडी में अपने लोगों को बिठाया था जो इनके पत्रकार थे, जो अलग अलग अखबारों में, अलग अलग चैनलों में काम करते थे, डेस्क पे काम कर रहा है कोई रिपोर्टर है, और उन सबको वहां पर गवर्निंग बॉडी में आप क्या सोचकर मेंबर लाए थे? हर चैनल में, हर अखबार में जो डेस्क है वहां पर एक अपना व्यक्ति जो उनके लिए क्वालिटी चेक करेगा, वो व्यक्ति बैठा होता है। आज के डेट में हर चैनल में लोग जानते हैं कि ये व्यक्ति है आम आदमी पार्टी के हितों को रक्षा करने के लिए बैठा है और कुछ करने के लिए नहीं बैठा हुआ है, वो उसकी नजरों से जाता है तभी वो छपता है। ये इसलिए ये व्यवस्था लागू हुई थी क्योंकि दिल्ली में जब तक सरकारी विज्ञापन आ रहे थे वो करोड़ों के विज्ञापन होते थे, तो करोड़ों के विज्ञापन के बदले में अपनी शर्त ये लागू कर थोप पाते थे वो मीडिया पर, और अब वो दिल्ली चली गई। अब आजकल आप देखते हैं दिल्ली में पंजाब सरकार के विज्ञापन छप रहे हैं, तो पंजाब सरकार के जो फुल पेज ऐड छप रहे हैं उसके बदले में अभी भी वो सारे इनका जो वो एक फिल्टर, जो एक चेक पॉइंट थे, वो पत्रकार, चाहे वो कोई भी, आप संगठनों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सब में लोग जानते हैं, और जिनको बहुत हम राष्ट्रवादी समझते हैं, बहुत बड़े राष्ट्रवादी चैनल, बहुत बड़े राष्ट्रवादी अखबार, उन सब में तो और ज्यादा है, उनमें उनके हित की रक्षा करने के लिए लोग बैठे हुए हैं जो आम आदमी पार्टी द्वारा अपॉइंटेड है, पत्रकार के भेस में है। तो जब इनमें से कोई व्यक्ति कुछ गड़बड़ करता है, क्योंकि अब आपने दिया है उनको तो उनका हक बनता है ना, मैंने आपको अगर कुछ दिया है तो मेरा हक बनता है। आपने देखा होगा कि कोई आपसे कुछ रिश्वत ले लेता है, कोई सरकारी अधिकारी, तो रिश्वत जैसे ही आप उसको देते हैं उसका व्यवहार आपके प्रति बड़ा मीठा हो जाता है, बहुत अच्छी बातें करता है आपसे, वो तो आपको और नहीं तो बैठ के एक चाय भी पिला देगा वो, क्योंकि आपने अभी भी उसको रिश्वत दी है। तो जब एक बारी आपने उनके हाथों बिक गए तो फिर आपके साथ वो कुछ भी कर सकता है। उसने आपका टेप भी रिकॉर्ड किया होगा, उसने आपकी पूंछ भी दबा रखी होगी कहीं ना कहीं, और ज्यादा आप ची चपड़ करोगे तो आपको बुलाकर आपकी पिटाई भी होगी। तो भाई जो व्यक्ति चीफ सेक्रेटरी को पीट चुका है, जो व्यक्ति जो है अपनी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर प्रशांत भूषण को पीट चुका है, जो बुजुर्ग योगेंद्र यादव जैसे लोगों की दाढ़ी नोचकर पिटाई कर चुका है, जो अपनी पार्टी के बड़े बड़े यूनिट्स में उसके जो जिलाध्यक्ष और इस तरीके के पदों पर बैठे हुए लोग थे, उनको बुला कर पिटवाता रहा है और पीटता रहा है। जो व्यक्ति अपनी पार्टी की संस्थापक, जो बिल्कुल मतलब एक कोर थी पार्टी की, एक सिनोनिम थी, उस महिला सांसद को पीट सकता है। अरविंद केजरीवाल का जो शैली है, अगर आप देखें अरविंद केजरीवाल की जो राजनीतिक शैली है, ये उसी तरीके की तो है ना। अरविंद केजरीवाल ने लोगों को बुलाकर पिटवाया ही नहीं, उनको बेइज्जत भी कराया, उनके बारे में खबरें भी लीक कराई। फिर तो पत्रकारों के साथ भी, और पत्रकार चूंकि इस पूरी व्यवस्था के ज्यादा छोटे होते, वो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं, चूंकि उनके साथ बहुत ज्यादा चीजें, पब्लिसिटी जुड़ी होती है, तो ज्यादा हल्ला हो जाता है। वरना बहुत बड़े बड़े, आज भी हम बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं जो कैमरा माइक लेकर घूम रहे हैं चैनलों की, वो सब पिटे हुए लोगों में से कई हैं। वो आज भी डरते हैं कि भाई कब केजरीवाल जो है हमको बुलाकर और हमारा जो है कंबल कुटाई कर देगा, क्योंकि भाई उन्होंने खाया है, उनके खाने का हिसाब भी है। कई लोग मीडिया हाउसेज में जो थे, जिनकी चुपचाप विदाई हो गई, जो थे वो विदाई भी उसी कारण, उसी पैसों के बंटवारे में, पैसों की लेन देन में, उससे जुड़े हुए किसी विवाद में उनकी विदाइयां हुई हैं। लेकिन जो सीडी की बात आ रही है, नवीन जयहिंद ने कहा कि केजरीवाल सीडियां बनवाता था, फोन पर जो बातचीत है उसको रिकॉर्ड करता था, और तो और जो राघव चड्ढा गए हैं या साथ जो गए हैं उनके पास भी इनकी सीडियां है, केजरीवाल की सीडी भी है, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये खुलासे भी होंगे, कब कहां किसने क्या कहा था? अब इस तरह का कीचड़ भी उछाला जाएगा आपस में, आपियों के बीच में? देखिए, जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी बनी थी और बनी नहीं थी, उससे पहले ये लोग, आपको याद होगा, कहते थे कि जाइए और उसका ऑडियो रिकॉर्ड कर लीजिए, उसका वीडियो बना लीजिए, हिडन कैमरा लगा लीजिए। और जब उन्हीं की पार्टी के कुछ लोगों ने उन्हीं की पार्टी के सदस्यों का हिडन कैमरा लगा के स्टिंग ऑपरेशन कर लिया था। स्टिंग ऑपरेशन को राजनीति में लाने वाली पार्टी यही है। फिर उसके बाद वही स्टिंग ऑपरेशन ने इनको स्टिंग करना शुरू किया, इनके पार्टी के नेताओं के स्टिंग सामने आने लगे, और वो करने वाले कोई चैनलों के या कोई पत्रकार नहीं थे, इन्हीं की पार्टी के लोग जाते थे और इन्हीं की पार्टी के लोगों का स्टिंग कर लेते थे। फिर वो बवाल होता था, फिर उसको मैनेज कर लेते थे, फिर वो सारी चीजें रफा दफा हो जाती थी, क्योंकि तब इनके पास विज्ञापन का पैसा था। अब बात वही है कि देखिए, आप जिस कल्चर से निकले हुए हो वो कल्चर छूटेगा कैसे? निश्चित रूप से आपने सबकी टेप बना रखे हैं, सबकी कुछ ना कुछ कमजोर पॉइंट्स होते हैं, कमजोरी होती है सबके व्यक्तित्व में, उस कमजोरी को कैसे कैश कराया जाए? भाई जब आपराधिक गैंग ही हो, बहुत पहले हम लोग अमर सिंह की कहानियां सुना करते थे कि अमर सिंह के पास सबका टेप है, सबका वो है। ये राजनीति में उस अमर सिंह के बहुत ही अपग्रेडेड वर्जन है। ये एक अपराधी, अमर सिंह भी उसी तरीके के काम कर रहे थे, लेकिन अमर सिंह अपने हित में कर रहे थे।
लेकिन अमर सिंह के उस पूरी विधा को इन्होंने उस लेवल पे मास्टरी की, उस लेवल पे और उस चीज को ये इन्होंने इम्प्रोवाइज किया कि जहां पर एक व्यक्ति अपराध और राजनीति और सबसे आगे निकल जाता है। तो अरविंद केजरीवाल ने किया होगा, आप जो कह रही हैं, और वो निश्चित रूप से उसके टूल ही छोड़ के चले गए। अगर उस पूरे काम में जो उनके एग्जीक्यूटर थे वही छोड़ के चले गए, क्योंकि हर किसी का जमीर इतना भी नहीं गिरा होता है ना, कोई चलो चलो ठीक है, आपके कहने पे हमने 2 अपराध कर लिए, 4 अपराध कर लिए, हमें भी तो लगता है ना कि भाई कल आपके चक्कर में हम क्यों जेल जाएं, हमारे भी परिवार हैं, हमारे भी बीवी बच्चे हैं। अब ये बेचारा चड्ढा जी जो है अभी एक हीरोइन से शादी की हुई है उन्होंने, तो अब वो बेचारा जेल थोड़ी जाएगा भाई। अच्छा भला उसका जीवन चल रहा है, क्यों जाएगा वो जेल। लेकिन अब जब बिल्कुल सिर पर है एक तरह से पंजाब विधानसभा चुनाव, आपको लगता है कि ये जो कुछ पार्टी के अंदर चल रहा है, इन 7 सांसदों के जाने के बाद जो हो रहा है, या 63 विधायकों के बीजेपी में आने की जो बातें कही जा रही हैं, आपको लगता है इसका असर बुरी तरह से पड़ेगा आम आदमी पार्टी पर अगर ये केजरीवाल के पास रहती है पार्टी तो? देखिए, मुझे तो लगता है कि केजरीवाल के ही पास रहेगी, क्योंकि केजरीवाल ही निर्विवाद रूप से सबसे बड़े नेता है। अब वही बात है कि इनके पैरों तले कितनी जमीन खिसकती है, इसके आधार पर इस प्रश्न का उत्तर भविष्य में बदल सकता है। दूसरी बात है कि जो पंजाब को देखिए, आप पूरी पोस्चरिंग पूरी पार्टी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस संजय सिंह से शुरू होती है, पंजाब पंजाब पंजाब, ये पंजाब के साथ धोखा है, ये पंजाबियों के साथ धोखा है, ये सिखों के साथ धोखा है, ये फलाना धोखा है। ये भारत की बात ही नहीं कर रहे हैं, ये पंजाब को बता रहे हैं, इनको दिख रहा है इनकी चोट कहाँ लगी है, इनको तुरंत समझ में आ गया कि ये चोट तो पंजाब पे है। पंजाब मतलब पंजाब में हमारे पॉलिटिकल प्रॉस्पेक्ट संभावनाओं पर है। अब चक्कर क्या है कि ये सारे घर के भेदी जो है वो लंका ढा रहे हैं। अब इसमें लेकिन आज भी अरविंद केजरीवाल की वो जो, अब इसमें बात वही आ रही है कि क्या आप खालिस्तानियों से कोई डील करने में सफल रहोगे, क्या आप किसी तरह का जो आपका जो, क्योंकि आज के डेट में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में ये पंजाब में बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति है। पंजाब में 117 में से मेरे ख्याल से कुछ 90-92 इनके 92 विधायक हैं। तो 92 विधायकों वाली पार्टी जो है वो मतलब सोचिए कि कितनी बड़ी राजनीतिक शक्ति है वहां की, और अभी भी वहां पर कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल विकल्प खड़ा हुआ हो पंजाब में ऐसा नहीं दिखता है। ऐसा नहीं कि भाजपा ने कुछ बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू कर लिया हो, और जो लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि भाजपा इसके थ्रू पंजाब में इनरूट कर लेगी, ऐसा कुछ नहीं है, ये फालतू बातें हैं। सीधी बात है, पंजाब की राजनीति ठीक ठाक जटिल है, और उस जटिल राजनीति में क्या ये सारी नटबोल्ट कस पाते हैं अरविंद केजरीवाल के? अगर लोग चले गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल की प्रतिभा को बहुत ज्यादा कम करके भी नहीं आंका जाना चाहिए। हाँ, ये है कि उस व्यक्ति की खुद की इतनी कमियां हैं, खुद की इतनी वीकनेसेस हैं, और तनाव में तो वो आदमी और ज्यादा पागल हो जाता है। मतलब सबसे बड़ी बात है कि तनाव में काम करने की क्षमता अरविंद केजरीवाल की मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस तरीके से पूरी पार्टी ने गद्दार 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 जो करना शुरू किया, ये टोन लिया, यही गलत था। आप गद्दार आज कह रहे हो भाई, दिख रहा है जनता को कि आपने बिकाऊ लोगों को खरीदा था, जिस दिन उनको किसी और ने ज्यादा रेट दिया वो वहां जाके नाच रहे हैं। इसमें विकल्प के साथ मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोगों पर ये बात लागू नहीं होती है, कुछ पे तो लागू होती है। जनता को दिख रहा है कि ये कौन लोग हैं, ये लवली और फेयर एंड लवली टाइप के जो लोग हैं, ये सब तो बिके हुए हैं ना, इनका तो ट्यूब निकालो और उसके बाद फेंक दो। तो फेयर एंड लवली टाइप के लोगों का की राजनीति तो इतनी ही है ना। पर एक चीज और है ना कि पंजाब में जो हालत है आम आदमी पार्टी की, जिसको लेकर सिसोदिया आप सोचे सबके सामने ही कह रहे थे कि साम दाम दंड भेद करके हमको पंजाब जीतना ही जीतना है। कम से कम उस जीत पर तो ग्रहण लग गया ना इनके आने से। अरविंद केजरीवाल कमजोर हुए हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। पंजाब में उनके प्रोस्पेक्ट्स में भी धक्का लगा है, उन्होंने धोखा को धक्का बोला, तो वो धक्का उनके मन में जो आ रहा है वो धक्का ही है। अरविंद केजरीवाल अपने मुंह से जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम में, वो है धक्का, तो धक्का ही उनको लगा हुआ है। दूसरी बात है जो सीढ़ी वीडी वाली बात, यहाँ घात प्रतिघात तो होंगे, क्योंकि ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन नहीं है, ये क्रिमिनल गैंग्स हैं, जिसमें कुछ अच्छे लोग अच्छे वादों से भी फंसे हुए होंगे, फंसे थे, समय के साथ साथ लोग निकलते गए, और कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं और होंगे। 10-15 साल की हिस्ट्री में इस पार्टी ने क्या क्या कुकर्म, क्या क्या खटकर्म नहीं किए। इन्होंने कमीशनबाजी की, इन्होंने हवाला किया, इन्होंने हर तरह का अपराध जो कोई स्थापित पार्टियां सालों साल के बाद करने का हिम्मत कर पाती हैं, उसमें इनकी विशेषज्ञता डे वन से थी। या देखिए सीधी बात है, इसमें कोई जन नेता, कोई पब्लिक बहुत ऐसा नेता नहीं है जो बहुत लोगों के वोट दिला दे। राघव चड्ढा का देख लिया कि ना कि रातों रात उनके कितने इंस्टाग्राम पे फॉलोअर चले गए, वो इंस्टाग्राम के नेता थे, जहां पे उनके समोसा और चटनी की बातें होती थी। तो बात, और उसके अलावा भी ठीक है, मैं अगर राघव चड्ढा के पॉलिटिकल उसको नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, मतलब एक छोटे मोटे नेता है, बीजेपी का जो बड़ा सागर है उसमें वो एक बहुत, लेकिन उनको लिया क्यों है? सीधी बात है कि ये युद्ध है, और इस युद्ध में भाजपा अपने ऊपर, ठीक है वो वॉशिंग मशीन और ये और वो 10 तरह के ब्लेम ले रही है,
लेकिन ये जिस तरीके का, पंजाब कोई सामान्य राज्य नहीं है, पंजाब उत्तर प्रदेश बिहार और किसी इस तरीके का राज्य नहीं। पंजाब की भी समस्याएं वैसी ही हैं जैसी बंगाल के। बंगाल की लड़ाई आज क्यों लोग समझ रहे हैं? पंजाब भाजपा की हजार बुराइयां माफ करने को तैयार है बंगाल में, क्योंकि बंगाल में आप देश बचाने के लिए लड़ रहे हो। बंगाल में जिस तरफ राजनीति जा रही थी उसमें देश तोड़ने की राजनीति हो रही है। अब पंजाब में भी तो वही राजनीति हो रही है, पंजाब में भी तो वही राजनीति हो रही है, और पंजाब में भी तो उसी संकट से आपको निकलना है। तो पंजाब में अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रही है तो हमको मान के चलना चाहिए कि युद्ध और प्रेम में सब कुछ जायज है वाले थ्योरी पे लगाइए और इसको उसी तरीके से देखिए। नया नया बंगला उन्होंने लिया है, 95 लोधी रोड पर शिफ्ट हुए हैं। वो बंगला भी कितने दिन तक उनके पास रहता है, सवाल तो ये भी है। पार्टी के नेशनल कन्वीनर भी वो कब तक बने रहते हैं, क्या पता। जो ये राघव चड्ढा है वो मन में मान कर चल रहे हो कि झाड़ू भी ले लूंगा और पार्टी भी ले लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। देखिए, अब जहां तक बंगलों की बात आपने की, तो उसमें तो भाई अब अरविंद केजरीवाल को शीश महलों की आदत है, तो उन्होंने बैकअप शीश महल तो बना रखे हैं। चलिए ठीक है, ये लवली वाले का शीश महल खाली किया। पंजाब में उन्होंने वो स्वाति मालीवाल ने वो एरियल शॉट एक किया था ना, जिसमें हेलीपैड भी है। पंजाब में जो उनका चंडीगढ़ में जो शीश महल है, तो वो कहीं ना कहीं अब ये दिमाग चलाने वाले व्यक्ति हैं, कहीं ना कहीं से शीश महल, क्योंकि अब उनको आदत रह गई है। वो 2 BHK 3 BHK में आदमी जी नहीं पाएगा, मर जाएगा। उसको अब वो 2.5 करोड़ का जो कमोड था ना, जो सोने वाला, जिसमें बटन दबाने से फिश फिश निकलता है, वो उसके बगैर उनका काम नहीं होगा। उनको वो पूरी व्यवस्था चाहिए। वो कहते हैं ना कि भगवान आपको आपकी कमजोरियों से मारता है। अरविंद केजरीवाल अपनी कमजोरियों को जो जिस तरीके से उन्होंने आत्मसात किया, वो कठिन जीवन नहीं जी सकते। जो उनका स्वास्थ्य पिछले मरियल से दिखते थे, आज सोचिए कि एक मोटे गोल मटोल तोंदू दिखते हैं। तो अरविंद केजरीवाल का तो यही है, वो तो उनको चाहिए। दूसरी बात है कि देखिए, सीधी बात है कि अब इसमें पार्टी का भविष्य वाली जो बात बार बार आती है ना, कि पार्टी का भविष्य क्या है, तो भारतीय राजनीति की विडंबना है कि जब तक लालची लोग हैं, जब तक हमें जातियों और अलग अलग खेमों में, छोटे छोटे स्वार्थों में, क्षुद्र स्वार्थों को दिखाकर हमें खरीदा जा सकता है एक वोटर के रूप में, तब तक ऐसे ठगों धूर्तों की राजनीति भी चलती रहेगी। ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ सडन बंद हो जाएगी, ये मुझे लगता है। बिल्कुल बंद तो नहीं होगी, लेकिन इतना जरूर है कि फिलहाल के हालात को देखें तो इनकी एक दुकान तो दिल्ली में बंद हो ही गई थी, अब पंजाब की दुकान पर भी ताला लगता हुआ फिलहाल तो दिख रहा है। आपने सर समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम।